जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनिशियली जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, उसके बाद जब रिलैक्सेशन की फेज होती है, तो रिलैक्सेशन की फेज में क्या होता है कि the moment the contraction of the at the end of the contraction, the blood flow remains high for a few seconds, but then returns to the normal during the next few minutes. वो contraction वाला जो effect था वो चला गया. So it means during that phase there would be a strong contraction, and due to that contraction there would be a kinking of the vessels, right? और उसकी वजह से आपका blood flow नहीं हो सकता. जैसे ही आप relaxation की phase में जाते हैं, तो फिर क्योंकि vessels जब आपके relax हो गए, तो फिर blood flow शुरू में थोड़ा सा raised होगा और बाद में जो है वो normalize होना शुरू हो जाएगा. अब ये दो कंडीशंस हैं, एक ही है फिजिक फेज और ये है सस्टेन कंट्रैक्शन की. अब यहाँ पे तुम देखो कि रिदमिक अगर एक्सरसाइज हो रही है तो उसमें जो मीन फ्लो जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद द मसल एक्टिविटी, बट फ्लो इज फेजिक, दैट इज डिक्रीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द वेसल्स. लेकिन जब आपकी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें जो है मीन ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, फॉलोड बाय अ पोस्ट कॉन्ट्रैक्शन हाइपरेमिक रिस्पॉन्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन एंड्स. ये देखो, ये काफी देर तक ये रहेगा क्योंकि पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब ये वाला फेज जो रिलैक्सेशन के फेज में थोड़ा सा ये पीक आएगा और उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ ग्राफ चला जाएगा. ठीक है. Now, the increased blood flow in muscle capillaries during exercise. Normally बेटा क्या होता है कि जब आप जो है रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो उस वक्त क्या होता है कि जो some muscle capillaries have little or no blood flow, right? But during strenuous exercise, all the capillaries open. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी कैपिलरीज हैं जो कि हर वक्त ओपन नहीं होती. रेस्टिंग कंडीशन में सारी की सारी कैपिलरीज ओपन नहीं होती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी वो सारी की सारी कैपिलरीज खुल जाती हैं सो दैट यू कैन हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी गिवन टू दैट स्पेसिफिक मसल. कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो, नंबर 1. उसके जो कंट्रोल में सबसे पहले देयर वुड बी अ डिक्रीज ऑक्सीजन इन मसल, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटली एनहांस फ्लो. नंबर 2 इज द नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो. अगर हम बात करें डिक्रीज ऑक्सीजन इन मसल जब होगा, जब आपका मसल यूज हो रहा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज आपका जो मसल जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो कि लेस ऑक्सीजन होने की वजह से जो रिलीज होगी उस मसल के अंदर, दैट वुड बी एडिनोसिन. एडिनोसिन में भी an important vasodilator substance at the time when you are exercising. Okay, so initially जो है adenosine release होगा और बाद में later on जो है बाकी जो है फैक्टर्स वो रिलीज होना शुरू होते हैं, बिकॉज ये जो एडिनोसिन जो होती है ये थोड़ी देर के बाद जो है इट बिकम्स इनसेंसिटिव टू द वेसोडाइलेटर इफेक्ट जो आपके वेसल्स होते हैं, और फिर द अदर वेसोडाइलेटर फैक्टर्स दे कंटिन्यू टू मेंटेन that increased capillary blood flow as long as the exercise continues. And what are those factors? Those factors are the potassium ions, the ATP, the lactic acid, and the carbon dioxide. ये वो वाले factors हैं जो बाद में जो है रिलीज होते हैं. जो फर्स्ट में जो रिलीज होगा that would be an adenosine. ये एक्सरसाइज चेंजेस जो हैं ये पेपर में अक्सर आ जाती है, इसलिए इसको आपने बहुत गौर से समझना है. अच्छा, देन कम्स द नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो. अब हमने जो है अब नर्वस कंट्रोल की तो पहले ऑक्सीजन का जो है जब वो यूज हो रही है तो उस वक्त जो है क्या क्या चीजें रिलीज हो रही हैं. अब जो और जो आपका नर्वस कंट्रोल है वो कैसे इफेक्ट करता है. एज यू ऑल नो, द सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर नर्व फाइबर्स दे सिक्रीट द नॉरएपिनेफ्रिन, एंड नॉरएपिनेफ्रिन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्शन. इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द वेसल्स. मुझे बताओ कि जो है एक नॉरएपिनेफ्रिन होती है जो कि आपके सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज हो रही है. इसके अलावा जो आपके जो बॉडी में जो एंडोक्राइंस जो हैं, जैसे ये मेडुला जो है वो एड्रेनल ग्लैंड्स वो भी रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. तो वो जो नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है, नॉरएपिनेफ्रिन हैज अ इफेक्ट on the alpha 1 receptors. तो alpha 1 receptors, मुझे बताओगी alpha 1 receptors का क्या फंक्शन होता है? alpha 1 receptors क्या करते हैं? vasoconstriction वेसोकंस्ट्रक्शन करते हैं.
एपिनेफ्रिन जो है विच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स। एपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। जो एपिनेफ्रिन होगी वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट करेगी। वो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जब इफेक्ट करेगी तो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर्स का फंक्शन ये है कि वो वेजोडायलेशन करते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारा वो वाला मसल जो कि काम कर रहा है वहां तुम्हें वेजोडायलेशन चाहिए कि वेजो कंस्ट्रक्शन चाहिए? Vasodilation. Vasodilation. वेरी गुड, वेजोडायलेशन चाहिए। वो वेजोडायलेशन चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लो जो है वहां पे आपको मिल सके। इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ उस मसल के अंदर वेजोडायलेशन चाहिए। जहां पर वेजोडायलेशन चाहिए वहां पर आपकी जो है जो एपिनेफ्रिन जो है वो जाके इफेक्ट करेगी, राइट। और जो बाकी के जो आपके मसल्स जो है बॉडी के विच आर नॉट वर्किंग, वहां पर जो है कौन सी चीज इफेक्ट करेगी? Norepinephrine. Norepinephrine. Vasoconstriction. और एपिनेफ्रिन वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी। और वो जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी उसका फायदा क्या होगा हमें? मैम इंक्रीज venous Blood. rhythm, increase cardiac output. blood Increase blood pressure भी flow increase होगा towards वहाँ this पर। specific muscle. More blood is available. मोर ब्लड इज अवेलेबल। आपका जो है प्रेशर एकदम से जनरेट होगा, प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होगा और सारा का सारा ब्लड स्क्वीज ऑफ होगा और वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आप आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो द सर्कुलेटरी रीएडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो होंगी, द थ्री मेजर इफेक्ट्स अकर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम टू सप्लाई द tremendous blood flow required by the muscles. Number one, sympathetic nervous system activation in many tissues with the consequent stimulatory effect on the circulation. Number two, increase in arterial pressure. And number three is an increase in cardiac output. We are going to take one by one. Sympathetic stimulation जब होगी तो क्या होगा? जब sympathetic stimulation जो होगी तो signals जो है वो आपको आपके ब्रेन की तरफ जाएंगे। जब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि आपके सिग्नल्स जो है वो ब्रेन की तरफ जाएंगे और फिर जो है वो आपके वेजोमोटर सेंटर की तरफ भी जाएंगे, उसको भी इनिशिएट करेंगे। Means that at the onset of exercise, signals are transmitted not only from the brain to the muscles to cause muscle contraction, but also into the vasomotor center to initiate sympathetic discharge. ठीक है। सो ये दोनों इफेक्ट जो है जो मसल्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगे उससे क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी एटेन्युएटेड, वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से सारा का सारा जो है फोकस वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर होगा। और जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के ऊपर इफेक्ट होगा तो सबसे पहला इफेक्ट जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का होगा वो हार्ट के ऊपर होगा। हार्ट की जो है आइनोट्रोपिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देयर वुड बी इंक्रीज हार्ट रेट, देयर वुड बी एन इंक्रीज पंपिंग स्ट्रेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ड्राइव टू द हार्ट। नंबर टू, आर्टेरियोल्स जो है जो आपकी पेरिफेरल सर्कुलेशन में जो पड़े हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक्सेप्ट फॉर द arterioles in the active muscles which I have discussed, so which are strongly vasodilated by the local vasodilators effect. Two of the peripheral circulatory systems जो हैं, याद रखो कि आपकी जो मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उस मसल, वो वाला जो मसल जो है उसकी वेजोडाइलेशन होगी, बाकी सारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सेप्ट दो जगह ऐसी हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। वो पेरिफेरी की एक जो है आपकी कॉरोनरी सर्कुलेशन की नहीं होगी और दूसरी आपकी सेरेब्रल सर्कुलेशन की नहीं होगी, क्योंकि ये अगर ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, और इन्हीं दोनों का ही तो फंक्शन है जो इस वक्त काम करना है। अगर कॉरोनरी को जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो हार्ट पंप नहीं करेगा, और अगर सेरेब्रल को नहीं सप्लाई होगी तो वहां पे आपकी जो वेजोमोटर इफेक्ट और वहां से जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। सो इट मींस कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट कि हर जगह अदर देन द मसल विच इज वर्किंग, आपकी बाकी हर जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन होगी एक्सेप्ट द टू सिस्टम, दैट इज द coronary and the cerebral system, which are spared, right, which are spared because both these circulatory areas they have a poor vasoconstrictor innervations. वहां पर इनर्वेशन ही कम है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने वहां पे जो है उसकी इनर्वेशन कम रखी है, क्योंकि अगर वो वहां पर भी होती तो वहां पर भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता। ठीक है। सो एक हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, दूसरा आर्टेरियोल्स पे इसका इफेक्ट आ गया, और थर्ड जो मसल वॉल ऑफ द वेन्स जो है एंड अदर कैपेसिटेटिव एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड पावरफुली with greatly increase the mean systemic filling pressure. Remember that point. जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपका जो वेन्स जो हैं उनकी जो है कंप्लायंस बढ़ेगी कि कम हो जाएगी बेटा?
वेन्स की कंप्लायंस मैम कम- कंप्लायंस कम हो स्टोरेज नहीं जाएगी। होती तो कम होनी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। कंप्लायंस कम हो जाएगी। जब कंप्लायंस कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेसल्स कि जो वो हैं ब्लड जो आगे स्टोर नहीं blood करेगी, आगे देगी कम है, ज्यादा, मतलब आगे blood की तरफ कम होगा ब्लड ना देगी। vessels में। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी कंप्लायंस कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है, ठीक है। सो जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में होंगी और उसका कंप्लायंस कम हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर किसके ऊपर इफेक्ट करता है? What are the two factors on which the mean systemic filling pressure affects? हाँ, अगर मैंने वीनस रिटर्न पे इफेक्ट करता है। Right atrial pressure and venous return. अच्छा, तुम लोगों ने तो पता होगा कि ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होता है। इंक्रीज ही इंक्रीज हो होगा। जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इट मीन कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, या फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वेन्स जो है उसकी कंप्लायंस को कम कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो इट मीन्स कि जब ऑटोनॉमिक सिस्टम की हम बात करते हैं, सिंपैथेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो वही फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से जो है आपकी जो है हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी जो आर्टेरियोल्स जो है वहां पर उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, आपकी वेन्स के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। क्योंकि आपको जब आपका मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इंक्रीज हो गया, इट मींस आपका वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया, वेनस रिटर्न इंक्रीज हुआ तो आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया, राइट। Then the sympathetic stimulation may increase the arterial pressure during exercise. वो कैसे हो रहा है कि the increasing arterial pressure results from the multiple stimulatory effects, including the following. Number one, vasoconstriction of the arterioles and small arterioles, arteries in the most tissues of the body except the brain and the active muscles, increasing pumping capacity, and great increase in the mean systemic filling pressure. ये तीन चीजें जो हैं ये सारी मिलके क्या कर रही हैं? That is going to be effect on the cardiac output, right? इसकी वजह से जो है आपका जो है प्रेशर जो है वो सारा का सारा इंक्रीज हो जाता है। And these effects working together almost always increase arterial pressure during exercise. और ये कितना बढ़ जाता है? This increase may be as little as 20 mmHg to as much as 80 mmHg. Okay, tell me कि जो आपका जो mean systemic filling pressure जो होता है वो normally कितना होता है? What is the normal mean systemic? 7 mmHg. 7 mmHg, yes. 7 mmHg. So आप ये mean systemic filling pressure कैसे find out करते हो? कैसे निकालते हो? मैम अगर हम किसी लोग को जो सारी नहीं क्लैम्प हार्ट कर को देते हैं। स्टॉप करा देते हैं पहले, और उसके बाद जो अच्छा, सारा okay. ब्लड वेन्स में मतलब सिस्टाइक सर्कुलेशन में खुद की Wait a टोन की minute. वजह से चलता है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ एक सेकंड। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80, हाउ मच वुड बी द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर? जल्दी से बता दो मुझे। मैम आपको दो 7 वैल्यूज पता है? 7 ही होगा। 7 बिकॉज ये होगा। 120 और जो नॉर्मली होता है 120 और 80 तो चलो, shit. ये जो है तुम लोगों ने मुझे अब बताना है, ये अब तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दिस इज योर असाइनमेंट, दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। दैट इज वेरी इजी। जस्ट ओपन योर बुक्स तो पता चल जाएगा कि कैसे निकलता है, ठीक है। ओके, अब जो नॉर्मली जो है 20 mmHg से आपका जो है ये आर्टीरियल प्रेशर, इट इज मूव ऑन टू 80 mmHg. इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अंडर व्हिच द एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड, राइट। So a person performs exercise under tense condition, but uses only a few muscles. So sympathetic nervous response जो होगा, that is going to still occur, but increasing the mean arterial pressure to as high as 170 mmHg. And a person standing on a ladder and nailing with a hammer on the ceiling above, the tenseness of the situation is obvious. And this is how a person is running or swimming. The increase in arterial pressure is often only 20 to 40 mmHg. And this lack of large increase in pressure results from the... अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ। अब मुझे बताओ
कि जब तुम्हारी सारी की सारी बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं, सारी की सारी बॉडी की मसल्स काम कर रहे हैं, सो उस वक्त तुम्हारे जो है वेसल्स की डायलिटेशन हो रही है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है? डायलेशन। डायलिटेशन हो रही है। तो जब सारे के सारे मसल्स की डायलिटेशन हो रही होगी तो तुम्हारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज नहीं करेगा इतना। डिक्रीज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वो मसल जो जब एक सिंगल मसल या बल्क ऑफ मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो सिर्फ उसके वेसल्स जो हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते Dilate हो हैं, जाते हैं। जबकि बाकी जितने वेसल्स जो हैं उनको क्या होता है, वो वो कंस्ट्रिक्ट हो सारे जाते हैं। वैसे कंस्ट्रिक्ट कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं और वो डायलेट हो जाते हैं। जो आप कर रहे हो, जो मसल एक्टिव है वो डायलेट होगा उसके वेसल्स और बाकी सारे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आपके सारे मसल्स काम कर रहे हैं तो फिर तो ये डायलिटेशन ओवर एंड ओवर होगी, सारी की सारी होगी ना। सो इट मीन्स कि आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, 20 to 40 पे चला गया। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक मसल्स काम कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेस कर जाएगा। क्यों? बिकॉज सिर्फ उस मसल्स की वेजोडाइलेटेशन हो रही है बट द रेस्ट ऑफ द मसल्स जो हैं उनकी क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। समझ में आया? सो दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोगों ने अपने पल्ले बांधना है कि अगर जो है स्विमिंग कर रहे हो तो उस वक्त जो है आपका प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, और अगर आप नेलिंग कर रहे हो रूफ पे तो तब आपका प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। Okay, so why is increased arterial pressure during exercise is important? The arterial pressure, जब हम कहते हैं ना कि it rises by 30% during a heavy exercise, so it means कि जो 30% जो increase हुआ है, it is going to cause 30% more force to push the blood through the muscles, tissue vessels. Remember that point. So, however, this is not the only important effect. The extra pressure also stretches. Not only this, it is also going to stretch the walls of the vessels, and this effect along with the locally released vasodilators मैम and the आर्टीरियल प्रेशर तो तब भी इंक्रीज हो जाता है अगर हम लोग सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं, तो वो भी क्या एक एक्सरसाइज कंसिडर होगी? एक्सरसाइज तो हम तब कंसिडर करते हैं व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट। अगर तुम जो है बैठे से उठे एकदम से और फिर बैठना उठना उठना बैठना शुरू कर दो, सिट स्टैंड करो, तो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ एन एक्सरसाइज। लेकिन अगर जो हल्का फुल्का उठना बैठना है तो उसमें एकदम से इतना ज्यादा जो है वो चेंज नहीं आता। ठीक है? So the extra pressure, it is also going to stretches the walls of the vessels. जब उसकी walls जो हैं वो stretch होंगी, and this effect along with the locally released जो vasodilators जो हैं and the high blood pressure may increase muscles blood flow to more than 20 times normal. ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका जो प्रेशर जो है 30%, इट इज गोइंग टू ड्राइव दैट फोर्स, और उसके अलावा जो स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स है और जो लोकल मीडिएटर्स जो रिलीज हो रहे हैं जो कि आपके लोकल जो है फ्लो को इंक्रीज कर देंगे, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स जो हैं ये सारे मिलके जो है ये आपका दैट इज गोइंग टू इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके, then comes the importance of the increased cardiac output during exercise. के cardiac output को क्या होगा? That is the ability of the circulatory system to provide increased cardiac output for delivery of oxygen and other nutrients to the muscles during exercise is equally as important as the strength of muscles themselves in setting the limit for continued muscle work. For example, जो marathon runners जो होते हैं ना, who can increase their cardiac output the most, and generally the one who have break their own records. Like इनमें क्या होता है जो marathon runners, पता है तुम्हें कि क्या होता है इनमें? बोलो, ये क्या होते हैं ये रनर्स? इनके हार्ट बड़े होते हैं, हार्ट डायलेट कर जाते हैं, हार्ट बड़े हो जाते हैं। तो वो जो हार्ट डायलेट कर जाते हैं उन्हें क्या कहते कार्डिक हैं? आउटपुट ज्यादा होता जानी उस वर्ड को क्या कहते हो? हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक हार्ट होते हैं। जब हाइपरट्रॉफिक हार्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसका मसल बल्क भी जो है वो हाइपरट्रॉफिक हो गया। ठीक है, तो जब वो उसका साइज बढ़ गया,
इट मीन्स कि अब तो जो है उसकी कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? एक नॉर्मल बंदा जो बड़ा ही कमजोर सा बेचारा एक बंदा है जो कि एक्सरसाइजेस नहीं करता और वो कि जो करता रहता है, तो उसके और उसके जो है मसल मास में फर्क होगा, ठीक है ना? सो यही वजह है कि ये जो मैराथन रनर्स जो होते हैं, ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्योंकि डेली जो है 5 to 6 और 7 आवर्स ये लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से इनका कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? सो जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होती जो वो फेस करनी होती है। जैसे कि क्या हो सकता है, तो मुझे बताओ क्या क्या चीजें। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वगैरह का नाम सुना है कभी? No, हाँ, ma'am. यानी कि उसको तुम इस तरह समझो कि मैं तुम्हें एक वो बंदा, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर वॉक नहीं करती, मुझे आदत नहीं है वॉक करने की, और मुझे कोई कहे कि आप वॉक करना शुरू करें, जब मैं वॉक करना शुरू करूंगी तो क्या होगा कि एकदम से मेरी जो टांगे जो होंगी, जो मेरे जो कैफ मसल्स जो होंगे, इसमें शदीद किस्म का पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, और वो इतना पेन होगा कि मेरे जो स्टेप्स होंगे वो एकदम से जो है वो स्मॉलर स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मैं उस तरह तेजी से वॉक नहीं कर सकूंगी, और एक टाइम आएगा कि मैं बैठ जाऊंगी, तो इतनी शदीद पेन होगी। सो दैट पेन इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि मैं जो है एक रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करती, सो उस वजह से जो अंदर जो मेरी जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो इस तरह की नहीं होंगी जैसे कि एक मैराथन रनर्स की जो है वो होंगी, क्योंकि वो दे आर कीप ऑन डूइंग दैट। उनके जो कैपिलरीज जो होती हैं उनकी रिक्रूटमेंट हुई होती है, कैपिलरीज जो है बहुत फुल फ्लेज नए वेसल्स भी बने हुए होते हैं, और जो 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 किंक्ड होती हैं वो भी खुल चुकी होती हैं, क्योंकि उनका कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। जब कार्डिक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है उनका, तो फिर ऑब्वियसली उनकी ऑक्सीजनेशन अच्छी होती है। जब उनकी ऑक्सीजनेशन अच्छी होती है, सो दे डोंट एक्सपीरियंस द इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन जो होती है नॉर्मली चलने में, ठीक है? सो दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। Now come the graphic analysis of changing in cardiac output during heavy exercise. ये ग्राफ तुम लोगों को डॉक्टर फहीम ने कितनी दफा करवाया होगा कि आपका ये जो है ये एक नॉर्मल ग्राफ है, ये वाला, this one is the normal graph and this one is the graph when you are doing the exercises, right? So it means कि जो आपके जो black curves जो हैं, these are the normal circulation, and the red curves जो हैं, these are during the heavy exercise. अब यहाँ पर देखो कि ये आपका जो है कटिंग पॉइंट है, this one, ये जो आपका ये दिस इज द वेनस रिटर्न कर्व है, और ये आपका कार्डिक आउटपुट का कर्व है, राइट? लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ये दोनों कर्व जो है ये बिल्डअप हो जाएंगे, राइट? आपका वेनस रिटर्न का कर्व भी देखो कहाँ पे चला गया, और आपके कार्डिक आउटपुट का कर्व भी कहाँ चला गया। तो इट मीन्स दैट ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, जो आपकी जो ग्राफिक एनालिसिस ऑफ द लार्ज इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट दैट occurs during heavy exercise, and the cardiac output and the venous return curves crosses at point A represent the normal circulation, and the curve passing at point B represents the heavy exercise, right? So the great increase in cardiac output, it requires significant change in both the cardiac output and the venous return, right? So you have to remember that. The increased level of cardiac output curve and the venous return curves. The increased level of the cardiac output curve में क्या है? The increased level of cardiac output curve is easy to understand. It results almost entirely from the sympathetic stimulation of the heart, which is going to cause increased heart rate up to as high as 170 to 190 beats per minute, and it is going to increase the strength of contraction of the heart to as much as twice normal. The venous return curves, two important changes do occur. The mean systemic filling pressure, it rises at the onset of the heavy exercise, and this effect results partly from the sympathetic stimulation that contracts the vein, and other the capacitative parts of the circulation during maximal exercises. These two effects together can increase the mean systemic filling pressure, जो मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ, जो कि from a normal level of 7 mmHg to as high as 30 mmHg तक चला जाता है. And the slope of the venous return rotates upward, and this upward rotation is caused by the decreased resistance. ये जो ऊपर की तरफ जो है ये जो कर्व चली गई है, that is because of the decreased resistance, right? So in virtually all the blood vessels in active muscle tissues, which also causes resistance to venous return,
to decrease, thus increases the upward slope of the venous return curve. This is very important, right? तो तुम लोगों ने जो है इसको जब पढ़ना है, जब समझना है, तो इसी तरह ही तुम लोगों ने इसको करना है कि इसका जो है वेनस रिटर्न के साथ इसका जो है कार्डिक आउटपुट कितना होगा, राइट? कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनिशियली जब आप जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनिशियली कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे एडेनोसिन हुई, एडेनोसिन ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती, वो इनसेंसिटिव हो जाती है। उसके बाद जो बाकी के जो मीडिएटर्स होते हैं उनके नाम तुम लोगों को याद रखने हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। If the single muscle is working or some of the group of the muscles are working, वहां पर locally आपकी कौन कौन सी changes produce हो रही हैं, but later on क्या होगा, and if the whole muscles, the whole body muscles are working, तब किस तरह की जो है changes आएंगी, right? कौन से ऐसे दो flows हैं जो कि जो है डिस्टर्ब नहीं होते when you are exercising, और वहां पे जो है वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जैसे कॉरोनरी है और सेरेब्रल सर्कुलेशन है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं तुम लोगों को याद करनी है। समझ में आया? सो दैट वाज रिगार्डिंग द आपका जो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह जो है आपका फ्लो होता है, राइट? सो ये समझ में आ गया, ताकि हम आगे फीटल सर्कुलेशन पे जो है चले जाएं। यहाँ तक समझ में आ गया? मैम कोई प्लीज, प्रॉब्लम इतना तो नहीं काफी है, आगे कल कर लेंगे बाकी। यानी ये क्लास 2 o'clock तक की है, और हमने स्टार्ट कब की है? हमने तो जो है तकरीबन 1 बजे तो स्टार्ट की है। क्या हो गया तुम लोगों को? 1.25 घंटे की क्लास थी। अब जो पोर्शन थोड़ा सा रह जाएगा वो जब मैं रेस्पिरेशन तुम लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी तो वो फिर उसके साथ में कंटिन्यू कर लूंगी, ठीक है? लेकिन अब प्लीज अब फीटल सर्कुलेशन को लेट इट फिनिश नाउ, क्योंकि ये फिर कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है? एक सेकेंड, हम दूसरी स्लाइड जो है हम लगा लें। Okay, can you see the slides of fetal circulation, बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा मेरी बात मैम ये सुनो, कौन सा चैप्टर है? ये अच्छा हाँ मैं तुम Fetal लोगों को बता circulation. दूं कि ये फीटल सर्कुलेशन और सेरेब्रल सर्कुलेशन गाइडन में नहीं दिया हुआ, ठीक है? इट इज नॉट प्रेजेंट विद इन गाइडन। ये मैं तुम लोगों को गाइडन से हट के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल सर्कुलेशन और सेरेब्रल सर्कुलेशन का, क्योंकि ये दैट इज रिगार्डिंग द सर्कुलेशन। तो हमने सर्कुलेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है, क्योंकि गाइडन ने जो है फीटल सर्कुलेशन और सेरेब्रल सर्कुलेशन को मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है? सो जो मेरी स्लाइड्स हैं इससे तुम पढ़ोगे और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोगों ने किस तरह पढ़ना है। पहले मुझे जो है 3 टर्म्स जो है तुम लोगों को पता होनी चाहिए फीटल सर्कुलेशन की क्या होती है। वो 3 टर्म्स जो हैं फीटल सर्कुलेशन की हैं, एक को हम कहते हैं प्री नेटल, एक को हम कहते हैं नेटल, और एक होता है पोस्ट नेटल। Do you have any idea regarding the prenatal? Prenatal क्या होता है? मैम बिफोर बर्थ, Before प्रीनेटल birth. बर्थ और पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ। शाबाश, वेरी गुड। प्रीनेटल बिफोर बर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि जब फीटस जो है वो आपके एब्डोमेन के अंदर, मदर के एब्डोमेन के अंदर जब होता है फीटस, तो उस वक्त उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते, ठीक है? ये जो मैं तुम लोगों को रेस्पिरेशन करवाऊंगी तो वो हम फुल फ्लेज वहां पर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू फॉलो इज कि फीटल सर्कुलेशन जो होती है उसके अंदर जो लंग्स जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते, और लिवर जो होता है समहाउ वो भी इतना काम नहीं कर रहा होता। लिवर भी जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो है जो ऑक्सीजन जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है
वो मदर के प्लेसेंटा के थ्रू जो है आपको ऑक्सीजन मिलती है, राइट। सो इट मींस कि जब मदर के थ्रू जो है ऑक्सीजन और आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो मिल रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है या बाकी सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं, वो दैट इज थ्रू द प्लेसेंटा। अब जब आपका लंग नहीं काम कर रहा, आपका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त अंदर सर्कुलेशन कैसे चल रही है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे, ओके। सो फॉर दिस यू हैव टू नो कि यहाँ पर तुम देखो कि ये एक फीटस बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि अभी तो बहुत खुश है, उसको नहीं पता जब दुनिया में आना है तो उसके साथ क्या क्या सलूक होना है। ये हार्ट है, ये लिवर है, एंड दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। ये एक ड्रॉप जो किया हुआ है उसकी पिक्चर लेके जो है मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए किया। अच्छा, अब यहाँ पर तुम देखो कि दो आर्टरीज जो होती हैं, जो एम्ब्लाइकल आर्टरीज जो होती हैं, फीटस की एम्ब्लाइकल आर्टरीज जो होती हैं, वो ब्लड लेके कहाँ जा रही हैं, वो ब्लड लेके प्लेसेंटा की तरफ जा रही है। वो ब्लड लेके प्लेसेंटा, जब ये प्लेसेंटा की तरफ ब्लड लेके जाती हैं तो क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर जो है इन वेसल्स की जो है ब्रेक डाउन होनी है। जब इन वेसल्स की जो है ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा कि ये जो ब्रेक डाउन जो होगी दैट वुड बी इनटू द कोरियोनिक आर्टरीज, यानी कि ये जो है आपकी जो एम्ब्लाइकल आर्टरीज जो है ये यहाँ पे कोरियोनिक आर्टरीज में ब्रेक डाउन होगी, और कोरियोनिक आर्टरीज से ये होती हुई कोरियोनिक विलाय में कन्वर्ट होंगी, और यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इसके साथ एड अप हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, याद रखो कि जो यहाँ से ब्लड आ रहा था, एम्ब्लाइकल आर्टरी से जो ब्लड आया जो कि प्लेसेंटा में गया, तो उसकी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो थी that was around 58% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थी, और ये कंसंट्रेशन फिर बाद में बढ़ के ज्यादा हो गई जब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर प्लेसेंटा में जो है, प्लेसेंटा की मदर से वो ऑक्सीजन जो है जब बाइंड हुई उसके अंदर से जब ब्लड गुजरा, और अब थ्रू द एम्ब्लाइकल वेन्स ये ब्लड जो है वापस आ रहा है। अब ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, ये फीटस के अंदर जाएगा। सो इट मीन्स कि इनिशियली जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज फ्रॉम द एम्ब्लाइकल आर्टरीज। एम्ब्लाइकल आर्टरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, कहाँ पर गई, प्लेसेंटा में गई, और ऑलमोस्ट जो ब्लड जो था दैट वाज 58% उसकी कंसंट्रेशन थी। उसके बाद जो है यहाँ से एम्ब्लाइकल वेन्स जो हैं वो ब्लड लेके गई, और वो जो ब्लड लेके गई दैट वाज उसकी जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की थी दैट वाज 80%, ठीक है। जब 80% कंसंट्रेशन के साथ थ्रू द एम्ब्लाइकल वेन्स जब ब्लड आया, अब ये देख लो मेरा कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है, फॉरगेट अबाउट दीज 2 ब्लैक लाइंस, अभी हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। अब ब्लड थ्रू द वेन्स जब ये आएगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये ब्लड जो है एम्ब्लाइकल वेन से होता हुआ इसने सबसे पहले जाना है लिवर के अंदर, ठीक है। जब ये लिवर के अंदर जाएगा तो लिवर के अंदर क्या होगा कि लिवर के अंदर है ये एम्ब्लाइकल वेनस ब्लड जो है, ये लिवर में जब जाएगा तो ये बहुत सारे साइनोसॉइड्स के अंदर चला जाएगा ये ब्लड, ठीक है। कुछ ब्लड जो है वो साइनोसॉइड्स के अंदर चला जाएगा, और कुछ जो है ब्लड वो पोर्टल वेन के साथ मिलके और इस एम्ब्लाइकल वेन के साथ मिलके ये बनाएंगे यहाँ पर जो है डक्टस विनोसस। ये यहाँ पर एक डक्ट है जिसको हम कहते हैं डक्टस विनोसस, ये वो डक्ट बनाएंगे और यहाँ से होता हुआ ब्लड अब ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। सो इट मींस कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया वो जब लिवर में गया और साइनोसॉइड्स के अंदर कुछ ब्लड की मिक्सिंग हो गई, और फिर जो है जब ब्लड अब वापस निकलेगा तो फर्स्ट जो डीऑक्सीजनेशन ब्लड की होगी, जो फर्स्ट डीऑक्सीजनेशन होगी दैट वुड बी इन द लिवर, जो कि यहाँ पे 1 के साथ डिनोट किया हुआ है। सो 1 पे एक जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर हो गया जो कि लिवर के अंदर आया। अब जब लिवर से ये ब्लड वापस आएगा तो ये ब्लड जो है मिक्स कर जाएगा इंफीरियर वेना केवा के साथ। दिस इज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लेकर आ रही है, और जब ये ऊपर आएगी ये वेनस केवा लिवर के पीछे से गुजर रही है। अब यहाँ पर दैट इज द पॉइंट वेयर the blood from the liver is entering the inferior vena cava. So it means कि the blood which was 80% oxygen saturated, जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसकी saturation
ड्रॉप हो गई क्योंकि वो लिवर के जो है साइनस कॉर्ड्स के साथ मिल गया। अब जब यहाँ से बाहर आया तो इंफीरियर वेना केवा के ब्लड के साथ मिल गया, वहां पे मजीद जो है डीऑक्सीजनेशन होगी। अब यहाँ से ब्लड जो है कहाँ जाएगा, यहाँ से आके वो राइट एट्रियम में आ गया। दिस वन इज द राइट एट्रियम, ठीक है। इस राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड आ गया। जब ये ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आया तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक कनेक्शन होता है। यहाँ देखो, ये ब्लड जो है जो पीछे से ट्रेस होके यहाँ से ट्रेस होके ये दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सो ये लिवर से जो आपका ये डक्टस विनोसा से होते हुए ये वेसल जब ऊपर आई और इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा का ब्लड मिक्सअप हो गया तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेशन हो गई समहाउ, और फिर यहाँ से ये ब्लड जो है ये यहाँ पर आ जाएगा राइट एट्रियम में। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गौर से समझो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के दरमियान फीटल लाइफ में एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, राइट। सो इट मींस कि एडल्ट लाइफ में ये कनेक्शन नहीं होता। फीटल लाइफ में देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड दैट इज थ्रू दिस फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें जो है सेप्टम प्राइमम होता है और एक सेप्टम सेकेंडम होता है, ठीक है। अभी दो नाम याद रखो, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। अब ये जब ब्लड राइट एट्रियम में आया सो इट हैज टू फेट्स, या थोड़ा सा ब्लड जो है ये यहाँ पे चला जाएगा और कुछ ब्लड जो है वो राइट एट्रिया में वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स के साथ किस वेसल की वजह से कनेक्ट है? राइट वेंट्रिकल की कनेक्शन लंग्स के साथ pulmonary artery, very good. So it means कि right atrium से blood either it go into the left atrium or it enters in the right ventricle. अब right ventricle में जब blood आया तो वहां से blood pulmonary artery में जाएगा। And as you all know कि lungs are not functioning, lungs तो काम ही नहीं कर रहे। अब blood जो वहां पे बहुत twigs of blood जो है that would move towards the lung और वो वहां से ऐसे घूमता फिरता, अगर थोड़ी बहुत भी कहीं ओपनिंग है तो वहां से होता हुआ जो है वापस आ जाएगा। वो ब्लड भी प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं है बिकॉज लंग्स प्रॉपर इन्फ्लेट ही नहीं है। तो ये ब्लड जो है वहां से पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जो है अयोटा के अंदर, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो आपके चला जाएगा पयोटा में, यहाँ पर थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसिस। इट मींस के देयर वर टू शंट्स। नंबर वन शंट वाज in between the right and left atrium, another shunt is between the pulmonary artery and the aorta. आई समझ के नहीं आई? यहाँ तक समझ में आया कि हम आगे समझ? हम इस एक फिगर के ऊपर सारा एक्सप्लेन करूंगी तुम लोगों को, और इस फिगर को गौर से देख लो तुम लोग कि यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, ये डक्टस विनोसस में गया, डक्टस विनोसस से यहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की थोड़ी बहुत, यहाँ से ब्लड फिर जब बाहर निकला तो इंफीरियर वेना केवा के साथ मिल गया। इंफीरियर वेना केवा के साथ फिर थोड़ी सी मिक्सिंग हुई क्योंकि इंफीरियर वेना केवा आपके लोअर हाफ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी। जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर टू इवेंट्स हुए, कुछ ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड इधर चला गया और थोड़ा बहुत ब्लड जो था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और सुन लो कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा भी तो ड्रेन कर रही है ना, सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो मजीद इस राइट एट्रियम के ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देगा, जो कि लंग्स और इंफीरियर वेना केवा के साथ मिक्सिंग के बाद यहाँ पर आया था। यहाँ पे तीसरी जगह फिर डीऑक्सीजनेशन होगी। पहली डीऑक्सीजनेशन लंग के लिवर के लेवल पर हुई, सेकेंड इंफीरियर वेना केवा के लेवल पर हुई, थर्ड इस लेवल पे हुई क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड जो नीचे की तरफ आ रहा था। अब सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड यहाँ पर आया, राइट एट्रियम में आया, वही ब्लड सीधा जो है नीचे आ जाएगा थ्रू ग्रेविटी इफेक्ट, वो आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में एज द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जब जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग जो कि पल्मोनरी ट्रंक के साथ ये जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ अयोटा को इकट्ठे किए हुए, ये कि यहाँ पर एक समझ लो कि एक विंडो जो कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो आपके
आर्च ऑफ अयोटा के अंदर, यहाँ पे अयोटा के अंदर जो है ये ब्लड की फिर मिक्सिंग हो गई। आई समझ? तो फिर ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से इस अयोटा में आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने जो एक्सरसाइज चेंजेस में जो हमने जो दो चीजें पढ़ी थी, हमने कोरोनरी सर्कुलेशन और सेरेब्रल सर्कुलेशन का पढ़ा था कि दे आर स्पेयर्ड, राइट, क्योंकि उनकी जो है सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं होती। यहाँ पे देखो फीचर लाइफ के अंदर भी गॉड हैज गिवन सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म कि ये ब्लड जो बाईपास हुआ वो देखो यहाँ से इस लेवल पे जाके बाईपास हुआ है, वो यहाँ पर नहीं हुआ, इस लेवल पे आकर बाईपास हुआ है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा था यहाँ पर आया। इसका मतलब है कि जो आपकी कोरोनरी वेसल्स और सेरेब्रल सर्कुलेशन की जो वेसल्स हैं वो बिफोर दैट पॉइंट ही अराइज कर रही हैं। सो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जो है वो स्पेयर हो गई, राइट। उस तरह जो है डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन वेसल्स को नहीं मिली जिस तरह के इनको मिल रही है, जो कि यहाँ से बाईपास होकर जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, राइट। और फिर उसके बाद जो है ये ब्लड यहाँ से होता हुआ बाकी हर तरफ जो है इतना ही जो है थ्रू द इम्ब्लाइकल आर्टरीज जो है वो आपके जो है प्लेसेंटा में आया, और प्लेसेंटा में थ्रू द इम्ब्लाइकल वेन से होता हुआ यहाँ से होता हुआ ये ऊपर यहाँ लिवर में आया, लिवर में जो है मिक्सिंग हुई जो है ये टेक्टस वेनोसस की, और वहां से होता हुआ ऊपर, और इधर से फोरामेन ओवेल से होता हुआ जो है लेफ्ट एट्रिया, और जो यहाँ पर आया था वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसिस वो एयोर्टा में। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है कि फिर हम आगे चले? मैम इसका मतलब अम्बिलिकल आर्टरी जो है उसमें कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एज कंपेयर टू अम्बिलिकल वेन। हाँ, कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी तो मैंने कहा था कि जो ब्लड जो है जो आपकी जो इम्ब्लाइकस के अंदर जो आ रहा है दैट इज 58% ऑक्सीजन सेचुरेटेड। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, वो इसी वजह से क्योंकि वो ब्लड वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके साथ मिक्स होकर आ गया था। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि जो फर्स्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सबसे पहला जो जब स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? लिवर टोटल ब्लड, वेरी गुड, लिवर। नंबर 2 inferior vena Inferior cava। vena cava. शाबाश, inferior vena cava। नंबर 3 right atrium, ओके, वेरी गुड। नंबर 4 ductus superior vena arteriosus। cava, लेफ्ट एट्रियम बी, लेफ्ट एट्रियम बी, लेफ्ट एट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम बी। और उसके बाद आपकी अयोटा, राइट, उसके बाद अयोटा, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 प्लेसेस हैं जहां पे जो है यहाँ पर क्यों मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो उसकी रीजन सुन लो तुम लोग। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से भी अगर थोड़ा बहुत ब्लड आया और यहाँ से भी ब्लड आया, तो सबसे पहली ओपनिंग तो ये थी ना फोरामेन ओवेल की, तो ज्यादातर ब्लड तो यहीं से इधर चला गया, ठीक है। और ये वाला ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड था जो पल्मोनरी आर्टरी से आया, लेकिन हम कहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम लंग से थोड़ा बहुत अगर साफ होकर भी आया है तो वो यहाँ से, इट मींस कि यहाँ पर और प्लस ये 3 पॉइंट्स हार्ट और ये 3 ये हो गए, 4 इंफीरियर वेना केवा का और 5th लिवर, ये 5 पार्ट्स हैं जहां पे जो है ब्लड की डीऑक्सीजनेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। अब सुन लो तुम लोग एक चीज और। अब पॉइंट क्या है कि जब आपकी फीटल सर्कुलेशन जब बर्थ होती है, ये सारा का सारा हम प्रीनेटल बातें कर रहे थे, जब बर्थ होती है तो उस वक्त क्या होता है कि आपका ये जो कनेक्शन जो होता है, इसको मैं ऐसे शो करती हूँ, ये वाला जो कनेक्शन है ये कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो इम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है उसको काटा जाता है, सो प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है, ठीक है, इसका कनेक्शन प्लेसेंटा से जो है वो खत्म हो गया। अब जो बच्चा फर्स्ट क्राई करता है, जो फर्स्ट क्राई होती है बच्चे की, उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स एकदम से इन्फ्लेट हो जाती है। हैव यू सीन कि बाजों का जो है बच्चा जो है वो रोता नहीं है तो उसको टैप करते हैं बैक के ऊपर, उसकी कमर पे या उसकी बैक पे जब टैप किया जाता है तो बच्चा एकदम से जब रोता है, बट स्टार्ट क्राइंग, तो एकदम से जो है आपका जो एयर जो है वो इट जस्ट रशेस इनसाइड द लंग्स, एज द नेगेटिव प्रेशर विद इन द लंग्स इट इंक्रीजेस, तो आपका जो एयर जो है वो सक हो जाती है और लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है। अब जब लंग्स इन्फ्लेट होती हैं
तो तब बहुत सारी चेंजेस जो है वो आती हैं। वो सबसे पहली चेंज क्या होती है कि जब लंग्स इन्फ्लेट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला कनेक्शन जो होता है ये कैसे क्लोज होता है और ये वाला कनेक्शन कैसे क्लोज होता है। अब सुन लो, जब आपकी ऑक्सीजन जो है जब बढ़ जाती है, जब आप लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो नंबर 1 चीज क्या होती है कि आपका ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डक्टस आर्टीरियोसिस, ये वाला जो है डक्ट जो कि पल्मोनरी को जो है आर्च Arch of aorta. आर्च ऑफ अयोर्टा के साथ कंबाइन किया हुआ है, ये वाला, इसका क्लोजर हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, जब ये बंद हो जाता है तो उसके बंद होने की 3 रीजंस हैं। एक ये है देयर इज इंक्रीज ऑक्सीजन, नंबर 2 जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है तो ब्रेडिकाइनेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनेंस जब रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसको, जो आपका ये जो डक्ट है इसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा जो फीटल लाइफ में लंग्स के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होते हैं, E2 थे, वो जब ऑक्सीजन की जो है उसका लेवल जब बढ़ गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो थे वो डिक्रीज हो गया उनका लेवल। जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल डिक्रीज हो गया तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली जो है ये किंक हो जाएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा बिल्कुल, राइट। सो इट मींस कि देयर इज नो मोर कनेक्शन ऑफ दिस डक्टस आर्टेरियोसिस और बिटवीन द आर्च ऑफ अयोर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, राइट, ये कनेक्शन खत्म होगी। नंबर 2 मैम लास्ट रीजन एक्सप्लेन कर दें, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाली। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन में बता रही थी कि डक्टस आर्टेरियोसिस के जो क्लोजर जो है वो क्यों होती है। डक्टस आर्टेरियोसिस की क्लोजर इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है और ब्रेडिकाइनेंस का लेवल इंक्रीज कर जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन E2, देयर आर मल्टीपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इस वक्त हम E2 की बात कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो रिलैक्सेशन करवाते हैं, ठीक है, वो डायलिटेशन करवाते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का जब लेवल डिक्रीज हो गया तो ये जहां पे जो है डायलिटेशन अब नहीं होगी, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ये क्लोज हो जाएगा, ये डक्ट जो था ये क्लोज हो जाएगा। जब ये डक्ट क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब प्रेशर यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा पीछे। प्रेशर जब यहाँ पे जनरेट होना शुरू हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो गया। जब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होगा तो मैंने क्या कहा था कि ये जो ओपनिंग फोरम ओवेल है विच इज इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट लेफ्ट एट्रियम, इसके दरमियान जो ओपनिंग के दो जो है इसके समझ लो कि डोर्स थे, एक प्राइमम सेकेंडम और एक एक प्राइमम और एक सेकेंडम, ठीक है, दो इसके डोर्स थे। तो ये जो प्राइमम जो होता है ये एकदम से इट इज गोइंग टू पुश ऑन द फोरामेन ओवेल, ये वाला जो तुम्हें नजर आ रहा है ये जब प्रेशर ज्यादा होगा तो इट इज गोइंग टू पुश दैट। तो जब ये पुश करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। सो इट मींस कनेक्शन बिटवीन द टू एट्रियाज they have been closed and the connection between the arch of aorta and the pulmonary trunk that is being closed, right? So ये दोनों connections जो हैं ये close हो गए, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो वेसल्स जो थी आपकी जो है अम्बिलिकल जो वेसल्स जो थी वो भी यहाँ पे कट ऑफ होगी। जब वो कट ऑफ हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो डक्टस विनोसम जो है अब यहाँ पे इसके थ्रू अब ब्लड नहीं जाएगा तो ये भी जो है डक्टस विनोसम जो है ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी जो है ये क्लोज हो जाएगा। सो इतनी सारे इवेंट्स हुए यहाँ पर कि आपकी सबसे पहले जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक्सरसाइज हुई, उसके बाद आपकी लंग्स की इन्फ्लेशन होगी, लंग्स की इन्फ्लेशन हुई तो आपका ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो गया, आपका फोरामेन ओवेल जो है ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें क्लोज हो गई, यहाँ पर एक चीज बेटा समझ लेना कि हम बात करते हैं अम्बिलिकल वेन्स की, ठीक है। सो वैसे सिर्फ एक वेन है जो कि ब्लड लेके आ रही होती है, जो राइट अम्बिलिकल वेन जो है वो नॉन फंक्शनल होती है, वो काम नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो ब्लड लेके आती है। लेकिन बुक्स में यही मेंशन होता है कि हम उसको अम्बिलिकल वेन इसी तरह ही बोलते हैं, वी डोंट मेंशन राइट एंड लेफ्ट, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज कि लेफ्ट जो है दैट इज वर्किंग, राइट इज नॉट वर्किंग एट ऑल, ठीक है। नाउ यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को?
Yes, fetal ma'am. circulation समझ में आ गया? ओके, Yes, गुड ma'am. इनफ। अब यहाँ पर देखो Ma'am. उसी को थोड़ा क्लोजअप करके डक्टस विनोसस, ये देखो ये किस तरह राइट एट्रियम में जा रहा है, इसकी मिक्सिंग हो रही है। ये थर्ड टाइप थी जहां पर जो है मिक्सिंग हो रही थी, फिर यहाँ से ये राइट लेफ्ट एट्रियम में गया, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, राइट। और फिर जो है जो ब्लड जो है वो यहाँ से होता हुआ आपके जो है पल्मोनरी वेन्स आर्टरी में गया, और उसका जो कनेक्शन यहाँ पर जो है ये जो हुआ, यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ उसकी वजह से ये दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ, और जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, अब जो जो चीजें जो तुम लोगों को याद करने की हैं वो अब अच्छे तरीके से जो है सुन लो कि वो क्या क्या चीजें हैं। वो चीजें ये हैं कि जो रेनिमेंट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस तो तुम ये समझ लो कि अगर तो ये डक्ट खुला रह गया तो हम उसे कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरी। पेटेंट का मतलब है ओपन, सो इट मींस कि डक्टस आर्टेरियोसिस अगर बंद नहीं हुआ तो हम उसे कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और कहते हैं कि यूजुअली इसकी मोस्टली जो देखा गया वो प्री मेच्योर बेबीज में देखा गया, और उसमें भी गर्ल्स आर मोर इफेक्टेड देन द बॉयज, एंड स्पेशली दोज हु हैव genetic disorders like the Down syndrome, जिसको है डाउन सिंड्रोम में बच्चे जो है usually they have PDA, that is the patent ductus arteriosus। और वो मदर्स जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है, उनके बच्चे जो हैं वो भी PDA हो सकते हैं, दैट इज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जब तुम लोग पल्स वगैरह तुमने की थी तो तुमने वहां पे जो मर्मर्स वगैरह किए तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मशीनरी मर्मर्स जो हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द PDA, दैट जैसे मशीन ही चलती इस तरह करके आवाज आती है, और ये मर्मर दैट इज बिकॉज ऑफ द PDA। ये उन बच्चों के बहुत क्लियर होते हैं। ओके, ये देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैंने कहा था दैट इज द कनेक्शन, दिस इज द foramen ovale। foramen ovale, if it doesn't closes, so that might lead to a patent foramen ovale, means opening of this foramen ovale। और इसकी जो है रीजन पता नहीं चल सकी अभी कि क्या वजह है कि ये जो है ओपन रह जाती है। ठीक है, नाउ अब क्या है कि समटाइम्स दीज पोस्टनेटल क्लोजर्स आर इनकम्प्लीट और एब्सेंट, यानी कि आपका कभी डक्टस विनोसस बंद नहीं हो पाता, कभी आपका डक्टस आर्टेरियोसिस बंद नहीं हो पाता, कभी फोरामेन ओवेल बंद नहीं हो पाता। ये तीनों की तीनों चीजें किसी वक्त जो है पेटेंट भी रह सकती हैं। ठीक है, नाउ कम्स द रेमिनेंट्स। व्हाट आर द एडल्ट रेमिनेंट्स? अब तुम सोचते होगे कि अब जो फोरम जब वो क्लोज हो गया अब उसको क्या होगा, अब उसकी जगह पे फोसा ओवेलस बन गया। एक डिप्रेशन सा होता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवेलस। कैन यू लिसन मी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन द डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस कहाँ पड़ा हुआ था डक्टस आर्टेरियोसिस? Arch of Pulmonary aorta, aorta and and pulmonary artery and the aorta. Yes, the between the pulmonary artery and the arch of aorta, right? तो जब वो क्लोज हो गया lead to in the development of the ligamentum arteriosus। ठीक है, तो अब आप उसको डक्टस आर्टेरियोसिस को अगर खुला रहेगा तो आप उसको आर्टेरियोसिस close and it's called ligamentum arteriosus। Then comes the umbilical veins। जो umbilical, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेफ्ट umbilical vein। ठीक है, जो लेफ्ट umbilical vein जो होती है, जो मैंने कहा था दो तरह की वेन्स है, एक राइट umbilical vein होती है और एक लेफ्ट umbilical vein होती है। बेसिकली जो लेफ्ट umbilical vein जो है इसी को हम डक्टस विनोसस कहते हैं, जो वहां से जो ब्लड जो है लेके लिवर की तरफ जो है जा रहा होता है, उसको जब वो क्लोज होती है तो दैट develops into the ligamentum venosum, उसे कहते हैं ligamentum venosum। लेकिन जो आपकी ये इंट्राहेपेटिक पोर्शन की बात कर रही है जो लिवर के अंदर पड़ा हुआ है, और एक है एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्शन जो लिवर के बाहर पड़ा हुआ है। जो लिवर के बाहर वाली जो umbilical vein है उसको हम कहेंगे राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर, और जो हेपेटिक के अंदर पड़ी हुई है उसको हम कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, सो लिगामेंटम वेनोसम और राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर, ये जो है these are the remnants of these parts। Then comes the umbilical arteries, the proximal portion of the fetal left and right umbilical arteries। जो proximal portion जो होता है वो umbilical branches of the internal iliac arteries में convert हुई होती हैं। लेकिन जो हम तो distal जो portion जो होता है जो कि लेके जा रहा था, वो वाला जो पोर्शन है वो umbilical ligaments में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द
remnants, right? Remnant of these things which were before in the prenatal time, it was there. But after that, due to the disconnection from the placental side, and as the fetus has inspired a lot of air, so उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं, जो आपके जो windows जो थी, that was closed. One window was the foramen ovale, the next was the ductus arteriosus, right? वो close हो जाएंगी, और उसके अलावा जो vessels जो होंगी, जब वो close होंगी, तो जो umbilical की जो extrahepatic है, that would turn into the round ligament, और जो intrahepatic portion of the left umbilical would turn into the ductus venosum, ligamentum venosum. The proximal parts of the right and left umbilical arteries would convert into the umbilical branches of the internal iliac arteries, and the distal half of the right and left umbilical arteries, they would convert into the umbilical ligaments. समझ में आया तुम लोगों को? जी जी. मैम आपने कहा था कि जो राइट वाली जो वेन होती है umbilical वेन, वो नॉन फंक्शनल होती है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसकी कोई रेमिनेंट नहीं डेवलप होगा? उसको जो राइट वाली जो होती है, वो तुम उसको इस तरह समझ लो कि उसका बुक्स में काफी जगह पे कुछ जिक्र ही नहीं हुआ उसका ना, कि उसके साथ जो है हुआ क्या था। उसका बहुत सारी बुक्स मैंने कंसल्ट की हैं, कहीं पर उसका क्लियर कट, इवन मैंने गायनी वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी कोई इतना अच्छा आंसर मुझे नहीं किया। इवन देन आई विल फाइंड आउट कि उसको क्या हुआ और उसका क्या नाम है, ठीक है। बट दिस इज फॉर योर नॉलेज कि सिर्फ और सिर्फ जो है लेफ्ट जो umbilical वेन जो है सिर्फ वही फंक्शनल होती है और वही काम कर रही होती है। मुझे तो इस तरह लगता है जैसे कि जो राइट जो है वो दैट वाज रूडिमेंट्री, और वो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एनी हाउ अगर तुम लोगों को भी जी बेटा Ma'am, so the right umbilical vein is non-functional throughout the prenatal life. यस, थ्रू आउट द प्रीनेटल लाइफ यूज नहीं करती, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है ना अभी फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी umbilical यही वाली जो वेन जो है जो जा रही है उसी का ही फंक्शन हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा ओके, अब ये जो है अच्छा ये एक वीडियो है ऑफ दिस फीटल सर्कुलेशन। इस वीडियो को जो है तुम देख लेना। अच्छा आई डोंट नो ये भी फिलहाल क्यों नहीं चल रही है। ओके आई विल फाइंड आउट कि मैं दोबारा से जो है इसके अंदर अपलोड करूंगी। जब मैं स्लाइड्स शेयर करूंगी तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। इसको देखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को कि किस तरह जो है वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा था। somehow it's not working right now. Anyhow, अच्छा ये मैं इसके ऊपर अपलोड कर दूंगी, जब स्लाइड्स देखोगे तो उसको देख लेना। इसके अलावा कोई चीज पूछनी है बेटा? रेमिनेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि कौन कौन से रेमिनेंट्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जो है उसकी जो डीऑक्सीजनेशन किस किस लेवल पे हो रही है वो सारी जो है अच्छे तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। इफ इट रिमेन्स ओपन तो हम उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इसका रोल जो है तुम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। और जो स्लाइड और जो जिस तरह मैंने तुम लोगों को बताया है, ये वाला जो है ये वाला टेबल, ये वाला फिगर और इस फिगर को कंबाइन करके फिर तुम लोगों ने चीजों को समझना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझसे पूछ लेना। ओके मैम, स्लाइड्स भेज दीजिएगा प्लीज। स्लाइड्स भेज दूँ, ठीक है। मैं शाम तक भेजूंगी जाने। तो मैं वीडियो जरा भी मैं थोड़ा सा जरा अपना काम कर लूँ, उसके बाद में वीडियो जो है अपलोड दोबारा करती हूँ, फिर मैं शेयर कर लूंगी तुम लोगों के साथ, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा अब सिर्फ हमारी जो है सेरेब्रल सर्कुलेशन फिर रह गई है। अब वो जो है ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा मुझे, इसके बाद 20-25 मिनट्स लगेंगे। वो जब मैं रेस्पिरेशन का तुम लोगों का स्टार्ट लूंगी ना, जब वो करवाऊंगी तो फिर उसके साथ में वो भी करवाऊंगी, ठीक है बेटा। टिल देन अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, और खूब मेहनत करो और पढ़ो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Allah. अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।